हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 वाला देखने वाले हैं हम लोग। और ये जो पेपर है 30 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का ऑफिशियल पेपर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। ये वीडियो जो रहने वाले हैं पार्ट 1 रहने वाले हैं। 30 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का पार्ट वन कहने का मतलब ये टोटल 75 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चन कराना थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया आप लोग के सहूलियत के हिसाब से। तो इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे और जो बचेंगे वह पार्ट 2 में कर लेंगे। तो ये प्रायः ये वीडियो आप लोगों को रात 9 PM में आप लोग को हर दिन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिल सके। यह वीडियो जो होने वाले हैं ज़्यादातर फ़ायदा वह कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछा गया था। ओके, देखिए इसका फिगर एक क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको अलग से फिगर ऐड कर देता हूँ, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है कि यदि किसी दिए गए वर्ष में कुल 5 लाख लोग चीन गए थे, ठीक है, 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या कितनी है जो चीन गए। अमेरिकी नागरिक, तो यहाँ आप देखिए 5 लाख है, ठीक। इनमें से अमेरिकी नागरिक जो है कौन सा, ये वाला 60%, यानी 5 लाख का 60%। 60% का मतलब नीचों में 100। फिर 40 वर्ष से अधिक आयु वाले अमेरिकी नागरिक, 40 वर्ष से अधिक, तो कौन सा डाटा दिखा रहा है, ये वाला, यानी 20%। तो फिर इसका 20%। ओके, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर है। देखिए यहाँ से 2 जीरो ये खत्म, तो बचा क्या, 50 गुना 60 गुना 20, तो 6 पंचे 30 दूनी 60, तो 60 इस एक ही ऑप्शन में, बाकी बात 3 जीरो चिपक जाएंगे, है कि नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चंस को कीजिए। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, इसकी तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो 700 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ओके, चलिए इसको आप करने का पहले कोशिश कीजिए थोड़ा सा, फिर मैं करता हूँ। देखिए तरंग की चाल भी बराबर, जो फार्मूला होता है यहाँ पर n अप इंटू लेमडा, यही ना, यानी आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। अब भी क्या है, भी तो तरंग की चाल है, ये क्या है, तरंग की चाल। ओके, n आपका आवृत्ति है, क्या है, आवृत्ति, और ये आपका तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। ओके, तो इतना बात समझ चुके हैं। तो चलिए आप करते हैं। ओके, तो भी हमें ज्ञात करनी है और 2 चीज़ हमें दिया है, 3.5 किलो हर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई दिया हुआ 0.1 मीटर, ठीक है।
तो ये देखिए किलो हर्ट्ज में है, ये एसआई यूनिट में है लेकिन ये एसआई यूनिट में नहीं है। ये आपका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है एसआई यूनिट में नहीं है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज जो होता है, तो इसको आप किलो हर्ट्ज को आप जो है एसआई यूनिट में बदल दीजिए। 3.5 किलो के जगह पे 1000 से गुना कर दीजिए, गुना 0.1। ये एसआई यूनिट में सभी के सभी चेंज होंगे। बस अब इसको कटा दीजिए, देखिए एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गए तो कितना आया 350। 35 गुना 10, 350 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये आपका चाल निकल कर आ गया। अब यहाँ पर d बराबर एस टी लगा सकते हैं। d बराबर एस टी, यानी d दूरी, s स्पीड, t टाइम। ओके, तो d 700 मीटर दूरी तय करना है, स्पीड कितना है 350, टाइम हमें निकालनी है, यही ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 700 अपॉन 350। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट गया, तो t कितना सेकंड आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा, बाकी बात इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सभी जितने भी, सिर्फ हम करंट अफेयर को जो है इसमें हम छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर 2017-18 का होगा, जो कि कोई मायने नहीं रखता है उस करंट अफेयर के। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है 1 साल 6 महीना तक का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा दिन का नहीं पूछा जाता है। हालांकि जिस करंट अफेयर का ज़रूरी होगा उसको करा देंगे, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उसको छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, बनाइए ब्लड रिलेशन का प्रश्न। क्या कह रहा है, एक्स की माता, एक्स की कोई माता है, ओके, पिता वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, वाई के पिता के इकलौती पुत्री है एक्स की माता। ये डायग्राम सही है, इकलौती पुत्री है। तो वाई के पति की बहन, यानी इसका पति की बहन एक्स की कौन लगेगी, एक्स की कौन लगेगी। तो एक्स का ये कौन होगा, ये इसकी माता और ये इसका पिता, और पिता की बहन कौन लगता है बुआ। पिता की बहन कौन लगता है बुआ, तो ये आंसर बुआ राइट हो जाएगा। देखिए, इसको आप शांति दिमाग से कीजिएगा ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए कितना छोटा डायग्राम में इसका आंसर निकल गया। आप सिंबल को पहचानने का कोशिश कीजिए, सिंबल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वंश वृक्ष कैसे बना सकते हैं। जब वंशावली बनवाते हैं ना, तो वंशावली में भी कुछ इस तरह से, लेकिन वहाँ लिखा जाता है कि पिता का कितने भाई है, फलना ढिकालना, तो ये सब लिखा जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से जल्दी आंसर आता है, लिखना कम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बोर्ड मास का प्रश्न है, इजी ही है, कर लोगे आराम से आप लोग। देखिए, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, इस ब्रैकेट में भी इसका काम करेंगे। यहाँ पर जो ये है, तो ये माइनस प्लस 7 3 10, तो ये वाला जो ब्रैकेट है वह ख़त्म। अब भागा आ गया 40, भागा आ गया 40, और ये ब्रैकेट अभी चालू है, ये ब्रैकेट अभी चालू है, और इधर गुना में माइनस का 6 है। ओके, ये रहा। तो अब इसको भाग दीजिए, -6, इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4, तो -6 प्लस यानी गुना +4, तो माइनस का 24, ये माइनस का 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये इजी प्रश्न है, आप लोग आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट चलिए, फिर डायग्राम वाला प्रश्न आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं, इसको पढ़ना जरूरी नहीं, तो मैं इसका डायरेक्ट जो इसमें प्रश्न पूछ रहा है उसको मैं दिखाता हूँ। ओके, चलिए मैं फिगर ऐड कर दूँ तो आसानी हो जाएगा करने में।
चलो देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 यानी 5 लाख लोग चीन का दौरा करते हैं। चीन के दौरा करने वाले 20 वर्ष से कम आयु। तो चीन का दौरा करने वाले 20 वर्ष से कम आयु के यानी अमेरिकी नागरिक। कौन सा, यहाँ पर क्या बोला गया है समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, अमेरिकी नागरिक, ये जितने भी हैं सभी के सभी चीन का दौरा कर रहे हैं, सभी के सभी चीन का दौरा कर रहे हैं। तो इनमें से बोल रहा है अमेरिकी नागरिक। तो फिर वही बात यहाँ पर आया, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 5 लाख है। सबसे पहले डाटा लिख लीजिए जो है अमेरिकी नागरिक का। यहाँ पर प्रतिशत कितना है, 60%। 60%, नीचों में 100। फिर इसमें जाइए, 20 वर्ष से कम आयु, 20 वर्ष से कम आयु, 20 वर्ष से कम आयु, ये वाला यानी ब्लैंक वाला यानी 60%। यहाँ इसका भी 60%। बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर। तो यहाँ से 2 जीरो क्लास, यहाँ से 2 जीरो गया। तो 50 गुना 60 गुना 60, तो ये 6 के 36, 36 पंचे 180। 180 वाला कहाँ है, ऑप्शन यही है, यही आपका राइट आंसर। बाकी बात 3 जीरो तो चिपकेगा ही, क्योंकि इन 3 जीरो को मैंने छोड़ा है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, जरूरी नहीं पूरा गुना करके ही आंसर दें, क्योंकि पूरा गुना करने में भी टाइम लगेगा। अगर आपको पता चल गया कि 180 आ रहा था शुरू में, तो बाकी बात 3 जीरो चिपकना ही है। तो बस, और ज़्यादा सोचना क्या जरूरी है। ओके, नेक्स्ट चलिए, फिर ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न है कि जी, श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा कि आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है। वाई से कहा, यानी वाई के बारे में बोल रहा है। वाई से कहा आपके पिता ने, इसका पिता की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन मेरी मौसी है, मेरी मौसी है। तो एक्स की मौसी है, एक्स की मौसी है। तो इसका मतलब ये भाई बहन हो सकता है, एक्स की मौसी है। ओके, तो ये श्री एक्स है, ये प्लस, ये सुश्री वाई जो है ये माइनस, क्योंकि सुश्री लगा दिया, मतलब कि ये महिला का रिप्रेजेंट कर रहा है। और महिला को हम वृत्त से भी, जिसके बारे में यहाँ नहीं बोला गया है, सिंबल के रूप में, ये महिला को वृत्त के रूप में हम यूज करते हैं, और पुरुष को हम ये स्क्वायर के रूप में यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब बोल रहा है सुश्री वाई की पुत्री श्री एक्स की कौन लगेगी, यानी इसकी पुत्री यानी बहन की पुत्री, ये कौन लगा, यानी एक्स का, वाई का ये भाई है एक्स, और यानी वाई का पुत्र जो होगा, पुत्री जो होगा, ये इसका कौन लगेगी, भतीजी या भांजी लगेगी, भतीजी या भांजी। जैसे कहने का मतलब ये इसका मामा हो गया, तो ये इसका भांजी है कि नहीं। तो इस तरह से जल्दी आंसर तक आप पहुंच पाइएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 3 अंकीय संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है, और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले अंक का 3 गुना है। तो तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान का अंक कौन सा होगा। तो मान लीजिए 3 संख्या, कोई एक्स वाई जेड का कोई 3 संख्या है, ठीक है। तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक का हो गया। ओके, तो कहता है कि सैकड़े वाले स्थान का अंक, यानी सैकड़ा वाला ये स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक से 4 गुना है। अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, तो ये 1 का 4 गुना, यानी इकाई वाला का 4 गुना। और फिर कहता है दहाई वाले
सैकड़ा, देखिए यहाँ पर सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले के 4 गुना, सैकड़ा वाला तो ये है ना, सैकड़ा इसका 4 गुना, तो ये 4, ठीक। और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले का 3 गुना, यानी इकाई वाले ये, तो इसका 3 गुना दहाई वाला, और इन तीनों का योग बोल रहा है 8। क्या हमने जो ये संख्या लिखा इन तीनों का योग 8 पूर्ण रह गया है, 4 3 7 1 8 बिल्कुल पूर्ण रहा है। तो इसका मतलब यही संख्या वो है 3 अंक का। हालांकि आप XYZ मानकर इस तरह से कुछ अलग तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर लगा कर देखा तो बिल्कुल 8 आ गया, जिसके वजह से ये आंसर। तो अब पूछ क्या रहा है, दहाई अंक वाले स्थान कौन सा होगा, तो दहाई पर कौन है, 3, ये आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, मान लेते हैं, चलिए इसको दूसरे तरीके से कराते हैं, जो हो सकता है बेसिक तरीका। समझिए, कोई 3 अंक का संख्या है, 3 अंक का पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इस तरह से आप मान सकते हैं। तीसरा तो 3 अंक का हो गया, तो ये आपका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, इस तरह से। या तो आप इकाई दहाई सैकड़ा भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं इधर से, मान लीजिए कि इधर से इकाई दहाई सैकड़ा, ओके, ये मान लिए। तो कहता है कि इकाई वाले स्थान का 4 गुना, कौन, सैकड़ा स्थान, तो इकाई वाले को x मान लेते हैं, इसका सैकड़ा जो है 4 गुना है, तो 4x। फिर कहता है दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले का 3 गुना, इकाई वाला x है तो इसका ये 3 गुना 3x। अब इन सभी का योग जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था 8, योग है 8, तो इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 8, 8x बराबर 8, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल कर आया, 1। अब मान रख दीजिए, x के जगह 1 और x के जगह पर यहाँ पर 1 रखिएगा तो ये 3, x के जगह पर अगर 1 रखिएगा तो ये 4, तो हो गया 431, वही संख्या तो बना है कि नहीं। तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक आएगा, दहाई वाला पे क्या आया, 3, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्त, ज़रूरी नहीं कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप नहीं पढ़ो, अभी से ही आप तैयारी पर लग जाओ, जो कि जब एग्ज़ाम आए तो उतना प्रेशर ना रहे और उन सब तरीक़ों को सीख सके जो कि एग्ज़ाम में आप जल्दी कर सको सब प्रश्न को। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में ज़्यादा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब उस समय सोचिएगा कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, तो उस समय ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसलिए पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाओ, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर 20 पेपर तो आप ज़रूर लेकर लगा कर जाएं, क्योंकि 20 पेपर लगाने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न पूछ ले तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारे तरीके आपको आने लगेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं ईजी फील होगा। नहीं तो फिर आप प्रेशराइज हो जाइएगा तो फिर आपका खटिया खड़ा हो सकता है। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये बात को मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई एग्ज़ाम निकाला है, ग्रुप डी, एनटीपीसी का CBT 1, CBT 2, दोनों के दोनों पेपर हमने निकाला है, ग्रुप डी का भी निकाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी किया था एग्ज़ाम जाने से पहले, ग्रुप डी का जितना भी पेपर था सभी के सभी को सॉल्व किया था, एनटीपीसी का जितना भी पेपर था सभी को, साथ ही में और भी जैसे LP वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह का भी पेपर मैं सॉल्व करके गया था, क्योंकि हमें पता था कि एग्ज़ाम जो लेता है वह TCS लेती है। जितने भी रेलवे का एग्ज़ाम, अधिकतर एग्ज़ाम जो लेता है वह TCS लेती है। जब TCS लेती है तो वह क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, वही सब क्वेश्चन रिपीट करके देते हैं। अन्यथा आप देख भी सकते हैं पेपर उठाकर कि जो एनटीपीसी में पूछा गया था जो क्वेश्चन, वो हूबहू ग्रुप डी में पूछा गया है। कोई डाटा चेंज नहीं, सेम टू सेम पूछ दिया था।
तो इसलिए कहते हैं कि आप चाहे जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आपको सभी में ये वीडियो फ़ायदा हो सकता है। बात समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ, मान लीजिए मैथ ये आपका एलपी का है, ठीक है। क्या ये मैथ आपको ग्रुप डी नहीं पूछ सकता है? क्या ये मैथ आपको एनटीपीसी में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। मैथ आता कहाँ से? वही सब तो मैथ है। तो इसलिए बेफिक्र होकर आप चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, कहता है कि यहाँ पर रिक्त स्थान का सही तरह से फिट किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसको अगर हम यहाँ पर पूरा दे फिगर बना दें तो कुछ इस प्रकार से वृत्त होनी चाहिए। यहाँ पर ये पूरा वृत्त को कवर करेगा। फिर यहाँ से एक त्रिभुज को बना रहा है, बन गया त्रिभुज, है कि नहीं? एक त्रिभुज बन रहा है। फिर यहाँ से एक जो है कि ये कॉर्नर से ये रेक्टेंगल मिल रहा है। फिर इसको आप ऊपर से एक त्रिभुज बन रहा है, ये ऊपर से एक त्रिभुज बन रहा है। तो और फिर इस त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से लकीर आ रहा है। सभी में आ रहा है कि नहीं? सभी में आ रहा है। तो इस तरह से फिगर जहाँ भी मिले उस फिगर को मार देना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ये फिगर तो नहीं है क्योंकि इसमें डबल सर्किल है, जो कि इसमें डबल सर्किल है ही नहीं। और यहाँ पर इसको ये जो कोना वाला बनना चाहिए यहाँ पर बनना चाहिए, जो ये बिल्कुल ही नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर है किधर? तो नीचे होगा ऑप्शन डी में। बिल्कुल देखिए, जो फिगर को मैंने ड्रॉ किया, क्या वह फिगर नहीं बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है कि नहीं? देखिए, सेम टू सेम डी नंबर में बन रहा है। तो ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आराम से कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 100% लोग मारने वाले रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीके आ गया। चलिए कर ही लेते हैं, आज शुरू से ही करते हैं। हालांकि हर वीडियो में मैं पहले मैथ और रीजनिंग कराता था, आज मैं शुरू से ही 35-40 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, भारत के पूर्व बल्लेबाज एवं कमेंटेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा किस नाम से 17 जनवरी 2018 को लोकार्पण किया गया था? भले ही यह करेंट अफेयर्स 2018 का है, लेकिन जैसे ही आत्मकथा वाली क्वेश्चन, राइटर वाली क्वेश्चन या बायोग्राफी वाली सब क्वेश्चन आ जाए तो वह करेंट अफेयर नहीं रह जाता है, आगे जाकर वह स्टैटिक्स बन जाता है। तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को छोड़ना बेवकूफ़ी है। हालांकि इस सब क्वेश्चन को पढ़े। जैसे मैं कहता हूँ कि इसका आंसर जो है संजय मांजरेकर की जो आत्मकथा है वह है इम्परफेक्ट। क्या है? इम्परफेक्ट। ओके, तो इसमें से और भी कुछ बुक का नाम दिया गया है, प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा, क्रिकेट का भगवान, है कि नहीं? इसी को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। यानी इसकी कथा लिखा गया है इसके द्वारा। तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं पता चल पाई कि ये कौन लिखा है। सनी डेज, ये सुनील गावस्कर, ये आपका सुनील गावस्कर हो जाएगा। और कुछ एक आध पुस्तक हम लिखा देते हैं। नो स्पिन, जो पूछा गया है कई बार, नो स्पिन, ये आपका सेन वॉर्न का हो जाएगा, सेन वॉर्न का हो जाएगा। फिर आपका 281 बियॉन्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस किताब था, 281 एंड बियॉन्ड, ये DVS लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया था। तो इन सब पुस्तक को आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक नहीं? हालांकि इसका आंसर हो जाएगा इम्परफेक्ट।
संजय मांजरेकर की आत्मकथा। ओके नेक्स्ट, चलिए देखिए, कथन वलस से भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि चाइना को किस प्रकार कूटबद्ध किया जा सकता है। कथन पहला दिया है, क्या इससे हम इसके बारे में पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ही नज़र में देखा कि जितने वर्ड यहाँ पर है, जो वर्ड यहाँ पर है वही वर्ड यहाँ पर है। कहीं न कहीं इसको ही इससे उलटफेर करके बनाया है। जैसे यहाँ पर देखिए CHILE चिल को जो बना दिया है वह ECIHL, ये बना दिया है। इसका मतलब इससे क्या, सेम टू सेम दोनों में अक्षर है, सिर्फ उलट फेर किया, H को यहाँ लेते आया, उसके बाद L को यहाँ रख दिया है, E को यहाँ ले गया, फिर I को सेम टू सेम जगह पे C को यहाँ रख दिया। तो सेम टू सेम इसके साथ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, CHINA यानी चाइना, हालांकि इसको चीन पढ़ा जाता है। तो जो कार्यक्रम यहाँ अपनाया C, उसके बाद ये जो H है उसको इधर सेकेंड स्थान पर H, फिर यहाँ पर जो I है वह सेम टू सेम जगह पर है, यहीं पर है, ये H यहाँ गया। उसके बाद आपका H तो हो ही गया, E जो इधर लास्ट में था वो उधर शुरू में आ गया, यानी यहाँ पर A आ गया है, A ऐसे, फिर N जो है वह यहाँ पर हो गया। तो हम पहला से प्राप्त कर सकते हैं, पहला से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पहला से इसको डिकोड करके हम प्राप्त कर लिए तो सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी अपना सकते हैं, क्योंकि जो अक्षर यहाँ पर है, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, वही यहाँ पर भी, वही यहाँ पर भी है कि नहीं। जो यही इसी से ये बना है तो इसी से ये भी बन सकता है, तो इससे भी बन सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन हो सकता है या तो एक या तो दो। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक पर्याप्त है या तो दो पर्याप्त है। बात समझ रहे? तो ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब कहने का मतलब कि कोई भी फिगर अगर इस जगह तो दर्पण इधर है तो इसका फिगर इधर बनेगा, इसका फिगर इधर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर दर्पण लगा हुआ, इधर फिगर बनेगा। तो जो इधर से लास्ट है वो इधर से शुरू होगा। मेरा कहने का मतलब जो इधर से लास्ट में है वो इधर से शुरू होगा। ए कुछ अक्षर जो मेरे उम्मीद से 11 कैपिटल लेटर में जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, इसमें 11 अक्षर जो होता है वह सेम टू सेम होता है, जिसमें कि आपका ए आ गया, आई आ गया, ओ हो गया, ओ और भी यू हो गया, भी हो गया, सेम टू सेम नज़र आते हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा कॉमन बातों को याद रखनी है कि हाँ कौन कौन से, हालांकि समझ में भी आ जाता है देखने पर कि हाँ इसका फिगर सेम टू सेम बनेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं कि ए का अगर दर्पण प्रतिबिंब बना है तो ए का दर्पण प्रतिबिंब सेम टू सेम बनेगा, लेकिन अगर हम ई का दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो ई का दर्पण प्रतिबिंब जो है वह कुछ उल्टा बनेगा। बात समझ रहे? तो ये सब पकड़ने के लिए आना चाहिए थोड़ा सा। तो चलिए इसको करते हैं। तो मेरे उम्मीद से देखिए, एल ऐसे है तो एल तो ये इधर तो घूम के नहीं होना चाहिए, ये वाला होगा, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर सीधा सीधी एल लिख दिया, ये वाला नहीं चलेगा। फिर कुछ देखते हैं कॉमन बात। तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब एन सेम टू सेम नहीं बनता है, एन जो है सेम टू सेम नहीं बनता। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है एन सेम टू सेम दे दिया है और एल भी सेम टू सेम दे दिया, तो नहीं बनता, ये दोनों सेम टू सेम नहीं बनता है। तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका राइट। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, हालांकि आप अगर पेपर पर कर रहे हैं तो सेम टू सेम लिख दीजिए, बस पीछे से देख लीजिए। आप अगर जहाँ मान लीजिए कि सिस्टम पर बना रहे हैं तो पेज में लिख लीजिए सेम टू सेम, और उस सिस्टम के आगे, डिस्प्ले के आगे देखिएगा उल्टा के, तो वह उल्टा
चेहरा नज़र यानी उल्टा फिगर नज़र आ जाएगा, समझिएगा कि यही वो प्रतिबिंब है, बस मार दीजिएगा। ये थोड़ा आइडिया है कि नहीं बनाने का तरीका, लिख दीजिए सेम टू सेम पेपर पर, उल्टा के देख लीजिए इंजोर में यानी प्रकाश में, तो पता चल जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इसको बनाइए। ब्रिजेन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बल्लारी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से रंग सकता है। ठीक है, ब्रिजेन और बल्लारी बारी बारी एक एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक पूरी दीवार पूरी तरह लाल रंग नहीं जाती। तो संपूर्ण दीवार को लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? तो क्वेश्चन तो आप समझ ही चुके होंगे। तो कहते हैं चलिए यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं एलसीएम मेथड। ब्रिजेन है, अच्छा ब्रिजेन को हम 20 से लिख लेते हैं। ब्रिजेन को हम 20 10 घंटे में करता है और बल्लरी को BL से लिख लेते हैं। ओके, और इसने 12 घंटे में किया। इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वह टोटल यूनिट काम होगा, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना 60। तो अब इस 60 को भाग जो देंगे वो आपका क्षमता निकल कर आएगा, यानी ये 6, 60 को 10 से भाग दीजिएगा 6, 60 को 12 से भाग दीजिएगा 5, यानी ये ब्रिजेन का जो क्षमता है वह 6 है और बल्लरी की जो क्षमता है 5 है। ठीक है, तो टोटल यूनिट काम करना है 60 यूनिट काम करना है। तो हालांकि आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, टोटल यूनिट बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो ये आपका टाइम है, ये आपका टोटल यूनिट है या टोटल वर्क कह सकते हैं, या आपका क्षमता है, एफिशिएंसी है, ये वाला डाटा। ठीक, तो हमें 60 यूनिट काम करवाना है। कितना? 60 यूनिट। तो इसने जो कहा कि पहला घंटा जो काम यानी बारी बारी से काम करता है, पहले ब्रिजेन करेगा। कौन करेगा? ब्रिजेन 6 यूनिट 1 घंटे में। फिर दूसरे घंटे में जो आएगा दूसरा घंटा वह आपका बल्लरी आएगा जो कि 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं? ये 1 घंटा ये घंटा ये 2 घंटे में कितने यूनिट का काम हो रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 2 घंटे में जो काम हो रहा है वह 6 5 11 यूनिट हो रहा है। 11 यूनिट काम हो रहा है। हमें 60 यूनिट काम करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है। तो ठीक है, तो हम 60 के पास पहुंचने के लिए कोई उपाय तो लगा सकते हैं कि नहीं? इस 11 यूनिट को 60 यूनिट तक पहुंचाने के लिए कोई उपाय लगा सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसको किसी न किसी संख्या से गुना करके। तो हम कहते हैं कि इसको गुना कर दीजिए आप 5 से, 55 यूनिट हो जाएगा। 5 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो दोनों साइड 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 घंटा और इधर 11 5 55 यूनिट। 55 यूनिट काम हो गया। 10 घंटा में 55 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना यूनिट? 60 यूनिट में आपका 55 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना यूनिट? 5 यूनिट। अब 5 यूनिट को कौन करेगा? मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा? इस 5 यूनिट काम को जिसने शुरू किया था उसी ने अंत भी करेगा। तो शुरू किसने किया था? ब्रिजेन ने। शुरू किसने किया था? ब्रिजेन ने। तो ब्रिजेन से ही हम करवाएंगे। तो 6 यूनिट यानी 1 घंटा में वह 6 यूनिट करता है। तो आप अगर हम यहाँ से कहेंगे कि इसका टाइम निकालिए, तो टाइम बराबर फार्मूला क्या बनेगा? टोटल यूनिट अपॉन क्षमता, यही ना? क्या यही तो बनेगा कि नहीं फार्मूला? तो यहाँ से टाइम अगर निकालना चाहें तो टोटल यूनिट कितना? अब जो 5 बचा है टोटल यूनिट कितना? 5 यूनिट है कि नहीं? तो किससे करवाना? किससे? ब्रिजेन से। किससे करवाना? ब्रिजेन से। ब्रिजेन की क्षमता कितनी है? 6 क्षमता है। ये आपका घंटा में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना कर दीजिए। तो हालांकि यहाँ से ये 10 बार में कट गया, 10 बार में कट गया, तो 10 बचे 50 मिनट। सॉरी, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया ऑप्शन। 10 घंटा 5/6, ये टाइम जो है 5/6। ये
इतना दूर तक 55 यूनिट काम करने में 10 घंटा लगा और प्लस 5/6 घंटा लगा, प्लस 5/6 घंटा। इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर जाकर यही मिलेगा। हालांकि ऑप्शन में 10 घंटा 50 मिनट भी हो सकता था, 10 घंटा 50 मिनट भी हो सकता था। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10 × 6 = 60, 5 65, 65/6, 10 × 6 = 60, 5 65/6। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, 10 × 6 = 60 और 60 5 65/6 हो जाएगा, ये भी राइट। तो हालांकि आप देखिए ऐसे भी जोड़ सकते हैं, अगर एक पूर्णांक ऐसे लिखा हुआ है, मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा समझिएगा, अगर कहीं पर 1.1/2 लिखा है तो आप इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को 1 + 1/2, दोनों बात सेम है। ये बात लिखें चाहे ये बात लिखें, दोनों बात सेम है, तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप पुनः रिबैक करके देख सकते हैं, पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आपको लग रहा है कि हम फास्ट करवा रहे हैं तो थोड़ा आपके मोबाइल में ऐसा फीचर होगा कि स्लो कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए, एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, ठीक। ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन करता हूँ, इधर आपको पूरब मानना है, इधर आपको पश्चिम मानना है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ओ पॉइंट से शुरू किया और वह पूरब की ओर गया ए बिंदु तक पहुँचने के लिए, ए बिंदु तक पहुँचने के लिए पूरब की ओर गया और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला और ए बिंदु तक पहुंच गया। ओके, फिर कहता है कि फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़। यहाँ पर एक बात आप लोग नोट रखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाकी बात आप समझ गए हैं कि ये दिशा निर्देश कैसे लगाना है। तो अगर आपको दायां मुड़ने बोले तो घड़ी के दिशा में मुड़ जाना है। घड़ी जैसे घड़ी का दिशा क्या होता है, जैसे 12 के बाद 1 पर घंटा आएगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है इस तरह से क्लॉकवाइज। अगर बायां बोले मुड़ने तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अभी मैं प्रश्न में ही समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, तो फिर दाएं मुड़ता है, चलिए दाएं मुड़ा। अब देखिए ऐसे ही ना मुड़ता, तो हम इसको ऐसे करके ऐसे मुड़ा दिए, तो ये क्लॉकवाइज घूमा और बी तक पहुंचने के लिए 10 चला, बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चला। ओके, बी तक पहुंच गया। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है, फिर से यह दाएं मुड़ा, ठीक, और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चला। अच्छा, बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चला। ओके, तो सी तक पहुंच गया। अब आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ा और डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला डी तक पहुंचने के लिए, डी तक पहुंचने के लिए, ठीक। फिर कहता है फिर बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 12। अब बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अब इस दिशा में घूमना है। जैसे इधर से जा रहे हैं, इधर घूमते तो क्लॉकवाइज, इधर घूमते तो एंटी क्लॉक, तो इस दिशा में घूमना है। और कितना चलना है, 12 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ 9, तो टोटल 20 था, तो यहाँ कहीं ना कहीं इससे 1 किलोमीटर ज़्यादा, ये 12 किलोमीटर चला ई तक पहुँचने के लिए, ठीक। चला फिर दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ने का मतलब इधर, दाएं मुड़ने का मतलब इधर, और 6 किलोमीटर चलता है। चलिए दायां मुड़ा क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 था और 5 चल चुका है, तो इसका मतलब यहाँ 5 और इधर 1 चला होगा। ओके, तो 6 किलोमीटर तक चला। तो अब थोड़ा सा बात समझने का कोशिश कीजिएगा। पूछ रहा है क्या, ई और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी,
ई और बी, ओह तो इधर इधर जाना भी नहीं था। ई और बी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कहने का मतलब यहाँ से ये ऐसे जाएगा, सॉरी थोड़ा सीधा खींचने का कोशिश करता हूँ। ऐसे ओके, यहाँ तक पहुँचना और शॉर्टकट पहुँचना है। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या, शॉर्टकट पहुँचना है। तो चलिए करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ तक लेते आइए, इसको यहाँ तक लेते आइए और इस रेखा से मिला दीजिए, इस रेखा से मिला दीजिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मिला दीजिए, मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 9 है और यहाँ से यहाँ तक 12 है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट जो बना, ये पॉइंट ये 12 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 12 9 21 किलोमीटर। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये वाला कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो ये भी समांतर है, तो ये भी 5। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर आप पाइथागोरस तो लगा सकते हैं। आपको अब इस तरह का फिगर दिख रहा होगा, इस तरह का, भले ये लंबा है लेकिन हम कहते हैं कि ये 5 है और ये 21 है। तो ये वाला दूरी पूछ रहा है, यानी ई बी पूछ रहा है, ई बी की दूरी। तो अब पाइथागोरस यहाँ पर लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर बराबर ये जो भी भुजा हो, अगर हम यहाँ पर मान कुछ दे दें, इसको के मान लेते हैं, के ई बी, तो ई बी का स्क्वायर या बी ई का स्क्वायर। पाइथागोरस में तो यही तो होता है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो सेम टू सेम आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको हल कीजिए। तो ये 55 25 और 21 गुना 21 441, इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 466। ये स्क्वायर है तो इधर उठकर रूट में आ जाएगा बी ई। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बी ई हमसे पूछ रहा था कि बी ई की दूरी क्या होगी, तो रूट अंडर 466 राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। देखिए दोस्त, समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? हाँ तो चलिए इसको कीजिए। निम्न चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबको हम देख रहे हैं कि ये जो कोनट्ठी वाली भाग है, ये जो कोना वाली भाग है, इस कोने पे फूल जा रहा है, इसके भी कोने पर फूल जा रहा है, इसका भी कोना पे फूल जा रहा है, लेकिन इसका प्लेन वाले भाग पर फूल जा रहा है। तो यही अलग है, यही आपका अलग है। ओके नेक्स्ट। कीजिए इसको। किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा है। तो इसे जूल में दर्शाएं। ठीक है, जूल में दर्शाना है, यानी एसआई यूनिट में दर्शाना है। तो विद्युत ऊर्जा ई बराबर आपका फॉर्मूला जो हो जाता है P इंटू टी, शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। ठीक है, तो आपका शक्ति दिया है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, टाइम है 1 घंटा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 घंटा में होती है, तो इसे जूल में दर्शाएं। तो ये घंटा है, तो ये क्या बना, 1 किलोवाट घंटा। ये तो किलोवाट घंटा जो ये वाला जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, यह ज़्यादातर उद्योग फैक्ट्रियों वगैरह में या तो बड़े बड़े कंपनियों वगैरह में, या घर का जो यूनिट बिजली बिल जो उठता है वो किलोवाट घंटा में उठता है कि नहीं, यानी 1 यूनिट के बराबर। और आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि 1 यूनिट बराबर होता है
1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए 1 किलो को बदलने के लिए, किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए, 1000 से गुना। ठीक है, ये घंटा है, घंटा को आप सेकेंड में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले इसको मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, फिर इसको सेकेंड में बदलिएगा और 60 से गुना कीजिएगा, है कि नहीं। तो अब जाकर ये कितना आ गया, 6 छा के 36 गुना 1 2 3 4 5, 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो। तो इसको आप इस रूप में लिखना है या इस रूप में। तो आपको जैसे ही 36 दिखा तो आप मार दीजिए ना। हालांकि 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, आपको याद रखना है ऐसा यूनिट में। बात समझ रहे हैं? हालांकि इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि क्या हम 36 गुना 10 पर पावर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में है तो एक जीरो को और उधर खिसका दीजिए, तो 3.6 इंटू 10⁻6, 1 जीरो उधर खिसकाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो ये 3.6 जूल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कमर ने उपयोग किए गए स्टीरियो की पुनर्विक्री पर 12.5% कमाया। उसने स्टीरियो 1680 रुपये में खरीदा था तो इसे कितने में बेचा। देखिए इसको कई तरीके से कर सकते हैं, या हमारे तरीके से कीजिएगा तो शॉर्टकट में बहुत जल्दी आंसर आएगा। जैसे मैं कहता हूँ इस परसेंटेज को पकड़ लीजिए, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 1/8। 1/8 कैसे आया, आप इसको जैसे 12.5% है, परसेंट मतलब नीचे में 100, एक पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में और 100, तो ये कितना, 25 से ये 5 बार में कटेगा, ये 25 से 40 बार में, 5 से 8 बार में, तो 1/8 नहीं आया, तो वही बात लिखना था यार, तो 1/8। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो आपका है वह है सीपी मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये जो है आपका प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब ये आपका लाभ है। बात समझ रहे हैं? तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है कि नहीं, सीपी प्लस प्रॉफिट ये होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लें, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लें, तो 8 तो सीपी है, उस पर प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 9। मेरी बात को समझने का थोड़ा सा यहाँ कोशिश कीजिएगा, ताकि इस तरीके से कीजिएगा तो आपका जल्दी आंसर आएगा। हालांकि मैं दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा, समझिएगा थोड़ा। ओके, तो ये सीपी और सीपी का मान दिया है 1680, यानी 8 का मान दिया है 1680, तो 1 का मान कितना, यानी इसको 1 बनाने के 1 का मान कितना हो सकता है, 8 का मान 1680, तो 1 का मान 8 दूनी 16, 8 का 8, 210। ठीक, 210 हमें निकालना कितना का है, 9 का, कि इसने बेचा कितने में। तो 9 का मान बनाने के लिए, इसको 9 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 से गुना, तो आप इसको भी 9 से गुना कर दीजिए। हालांकि इतना हम जो लिख रहे हैं वह बस समझाने के लिए, इतना नहीं लिखा जाएगा अगर आप समझ लीजिएगा तो ये 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 0 9 9 दूनी 18, 18 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 90 राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो चलिए उससे भी कराता हूँ, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये सब प्रश्न में कोई जान नहीं होता, और इस तरीके से कराने का मतलब है कि समय की बचत, आप समय की बचत कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आप मानिएगा कि 1680 रुपया था क्रय मूल्य, 1680, इस पे 12.5% लाभ का आया, यानी 12.5% इसका निकालिएगा, है कि नहीं, 12.5%, तो ये आपका प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रॉफिट।
तो 12.5% नीचे में एक पॉइंट और उड़ कर आएगा, ये कटाइए। फिर अब इसको 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से ये आपका आ गया 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 42 पंचे 40 पंचे 200, यानी 220। प्रॉफिट कितना हो गया? 220। ये ना क्या गलती तो नहीं, 200 नहीं 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गुना कीजिए सही से, 210 आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट 10 हो गया। तो अब अभी हमने क्या फार्मूला बताया कि एस पी बराबर क्या होता है? सी पी प्लस प्रॉफिट। तो सी पी कितना? 1680, 1680। प्रॉफिट कितना? 210। इसको जोड़िए तो आपका कितना आएगा? 09628 1890। फिर इतना कीजिएगा तब आपका ये आंसर आएगा, और उससे एक लाइन में आपका आंसर आता है। जैसे ही आप पकड़ते हैं 1/8, बस समझ जाते हैं कि ये 8 का मान है, हमें एक प्रॉफिट, हमें 9 का मान निकालना है, बस आंसर। बात समझ रहे हैं? हालांकि 9 का मल्टीपल भी यहाँ चेक कर सकते थे ऑप्शन में, जैसे मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखें कि 9 बना यूनिट, 9 यूनिट बना, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा 9 से कटेगा। और 9 से कटाने का रूल होता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर 9 से भाग लग जाए तो उसमें 9 से भाग लग जाएगा। क्या इसमें आप इन सबको जोड़िएगा तो ये कितना? 10। क्या 10 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ 8 8 16 1 17, क्या 17 में 9 से भाग लगता है पूरा पूरा? नहीं लगता है। 9 1 10, 1 11, क्या 11 में 9 से पूरी तरह भाग लगता है? नहीं लगता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन, इतना ज़रूरी भी नहीं था तामझाम करना। एक बार अगर इस तरह से सोचने का कोशिश कीजिएगा तब, अन्यथा फिर आपकी इच्छा, आप कैसे करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको भी कर ही लेते हैं। ये भी, हालांकि ये भी करंट अफेयर है 2018 का, लेकिन इससे और भी हमें फ़ायदे मिल सकते हैं। हो सकते पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाए। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम से अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है? यानी जियो के मालिक जो है मुकेश अंबानी, वह निजी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं। जैसे कि फेसबुक ने एक क्रिप्टो करेंसी बनाया था जिसको लाइम, या जिसको इसका दूसरा नाम लिब्रा था। लिब्रा, क्या यही था ना? तो ये क्या था? क्रिप्टो करेंसी थी फेसबुक की का। तो उसी तरह से कुछ इसने भी रिलायंस जियो ने भी बनाना चाह रहा है, वह है जियो क्वाइन। क्या है? जियो क्वाइन। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो पुराना ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं, हालांकि याद पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका गति क्या होगी? इसकी गति क्या होगी? गति का मतलब क्या? ऐसे भी मीटर प्रति सेकंड में दिया है, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर गया, 1 सेकंड में कितना मीटर गया, वही तो गति है कि नहीं? तो हम, हालांकि आप इसको इजी तरीके से भी कर सकते हैं, जो बेसिक तरीका है, सीधा निकाल दीजिए, d बराबर st लगा दीजिए। d बराबर st यानी दूरी कितना? 338। स्पीड हमें निकालनी है, टाइम हमें दिया है 50 सेकंड, स्पीड हमें निकालनी, ये s है, 5 नहीं समझिएगा, s। ओके, तो 338/50, यही तो आपका स्पीड निकल कर आएगा। तो कटाइएगा तो ये 5 6 30, बच गया 3/8, 5 7 35, यानी 6 से शुरू होना चाहिए, 6 से शुरू एक ही ऑप्शन है। मारिए ख़त्म कहानी, बाकी बात क्या है आप सोल्व कीजिए, देखिए उतना ही आएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट में करके आंसर बता रहे हैं तो इसका मतलब शॉर्ट हो सकता है ना, कि शॉर्ट तरीके से भी आंसर लाया जा सकता है, कम ही सोल्व करके, आधा सोल्व करके आंसर लाया जा सकता है। अगर हम ला रहे हैं तो आप भी ला सकते हैं। आप भी थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, हाँ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस बात को समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए।
ओके, तो यहाँ पर देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। बस हमने यहाँ पर देखा कि इसमें देखिए ये जो रेखा है ये पैरेलल है, बाकी बाद इन सब में पैरेलल नहीं है। ये त्रिकोणीय भागा हुआ है, इसमें जो कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस सब में 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों सेम है और ये नहीं, ये तीनों सेम है, ये अलग है, ये अलग है, तो भी राइट आंसर हो जाए। ये सब 100% लोग करते हैं। ये सब क्वेश्चन का आपको टेंशन नहीं लेना, ये सब आप आराम से कर लोगे। चलिए, ये क्वेश्चन भले ही करंट अफेयर का है 2018 का, लेकिन आगे भी पूछा जा सकता है। बात समझ रहे? इसमें क्या कह रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले आमिर खान अभिनीत दंगल फिल्म के निर्देशक कौन है? इसमें कि अभिनेता के रूप में आमिर खान ने काम किया था, जो कि गीता बबीता के पर संबंधित था, पहलवान पर रिलेटेड फिल्म था जो। तो उस फिल्म का निर्देशक कौन था? तो इसका निर्देशक था नितेश तिवारी। तो आप लोग बताइएगा कि बाहुबली फिल्म के निर्देशक कौन थे? बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और पूछा भी गया है, और ये सब क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं रहता है। ओके, चलिए इसको बनाइए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। पाइप ए 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी भरी हुई को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी भरी हुई को 30 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले को माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ओके, अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा, और कोई बोल रहा है क्या? जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया गया। तो इसी प्रकार टंकी को भर जाने पर तीनों पाइपों को एकांतर रूप से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ओके, तो कीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 90, 18, 30। हालांकि एलसीएम देखिए शॉर्टकट आप निकालने के लिए समझ लीजिए कि कैसे निकलता है। इतना छोटा छोटा संख्या का आप अगर एलसीएम निकालने लगे तो समझिए कि आपका अभी जो तैयारी जो है वह कहीं ना कहीं वीक है। उस तैयारी को उस लेवल तक पहुंचाइए कि ये छोटी छोटी संख्या का एलसीएम आपको निकालना ना पड़े, एचसीएफ नहीं निकालना पड़े, देखते ही आप एलसीएम एचसीएफ इसका बता सको। बात समझ रहे हो? जैसे मैं कह देता हूँ कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, एचसीएफ जो होगा वह 6 होगा। कैसे? मैंने कुछ तो इसमें नोटिस किया होगा, तभी तो मैं बता रहा हूँ कि इसका एचसीएफ जो होगा 6 होगा और इसका एलसीएम जो है 90 है। तो उसको आप समझने का कोशिश कीजिए। हालांकि इस चीज़ को मैं कई वीडियो में बताया हूँ। ओके, तो देखिए, अब 18 से 90 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। 90 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। ठीक है, पहला घंटा जो है ए को खोला गया, यानी 5 90 यूनिट हमें काम करनी है, और पहला घंटा ए को खोला तो 5 यूनिट भर दिया। ये टोटल यूनिट इतना है। 90 यूनिट का कुछ भी है, कोई टंकी वंकी है। और जैसे हम बी को खोलें तो ये 3 खाली कर दिया, तो 1 घंटा ये लिया, 1 घंटा ये, तो 2 घंटा में कितना यूनिट काम हुआ? तो आपका जवाब होना चाहिए 5 भरा तो 3 खाली कर दिया, तो 2 यूनिट ना काम हुआ। अब यहाँ पर एक लॉजिक वाली बात है, समझिएगा कि आपको 90 नहीं भरना है, 90 यूनिट नहीं भरना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ही लास्ट में ये काम करेगा तो ये तो खाली कर देगा ना, लेकिन भरना है पूरी तरह। क्या करना है? 90 यूनिट को पूरी तरह भरना है। तो आपका जो ये जो क्षमता है दोनों का, इसका आप औसत ले लीजिए। 5 3 8 का औसत कितना? 4। कितना? 4। तो 90 में 4 यूनिट को घटा दीजिए कि आप सोचिए आपको अभी 66 यूनिट पर काम करना है। इसका एवरेज जब एक भरने वाला रहे और एक निकालने वाला रहे तब ये चीज़ करना है। अन्यथा इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इस बात को हमने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहाँ इस बात का कोई ज़रूरी ही नहीं था, क्योंकि वहाँ दोनों रंगने वाला ही था, कोई मिघाड़ने वाला नहीं था। बात समझ रहे हैं? इस तरह से और भी क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे
बिल्डर वाला, डिस्ट्रॉयर वाला, यानी एक विध्वंसक है कि एक बिल्डर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो इसलिए मैं कहा कि इनका औसत आप घटा दीजिए। तो 86 यूनिट पर काम करना है अभी। 4 यूनिट को आप रखिए साइड से, 4 यूनिट को आप साइड से काम में रखिए कि इस 4 यूनिट को जो काम करेगा वह, इस 4 यूनिट पर जो काम करेगा वह कहीं ना कहीं ये पहला बंदा करेगा, ए करेगा, क्योंकि ये लास्ट में यही को करना पड़ेगा, तभी तो वह पूरी तरह भरेगा। जैसे ही लास्ट में अगर बी काम कर दिया था और 3 खाली है ना कर देगा, बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब 86 यूनिट पुराने के लिए आप इसको इसमें किससे गुना कर सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 43 से गुना कर सकते हैं। 43 दूनी 86, दोनों साइड आप 43 से गुना कर दीजिए। तो ये 86 घंटा हो गया और ये 86 यूनिट हो गया। अब कहने का मतलब 86 घंटा में 86 यूनिट काम हो गया। अब काम बचा है 4 यूनिट, और 4 यूनिट को काम करेगा कौन? तो आपका जवाब होना चाहिए 4 यूनिट को जो काम करेगा वो ए करेगा। तो टाइम बराबर क्या? वर्क अपॉन क्षमता, वर्क अपॉन क्षमता या टोटल यूनिट अपॉन क्षमता। तो 4 यूनिट काम करना है, किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो इसको आप घंटे में बदल दीजिए। तो घंटे में मिनट में बदल, ये घंटा में अभी है, किस में है? घंटा में। इसको मिनट में बदलिए, 60 से गुना कीजिए। तो 12 पंचे 60, बच्चों का 48 मिनट। कितना मिनट हो गया आपका? ये 48 मिनट। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 48 मिनट, 86 घंटा 48 मिनट, 86 घंटा 48 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चंस को हमने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, मात्र 20% लोग सही किए हैं प्रश्न को। नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा कि कितने प्रतिशत लोग सही आंसर दिए हैं। इस तरह के प्रश्न ही आपका रिजल्ट बनाता है, एक बात याद रखिए। आपका एग्जाम में जो रिजल्ट बनाता है वह नॉर्मल क्वेश्चन से नहीं बनता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन जीके जीएस अधिकतर लोग करते हैं। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है वही आपका रिजल्ट बनाता है। ये बात आपको कान में खोस लेना है। ये सब क्वेश्चन अगर छोड़िएगा तो आपको ही नुकसान होगा। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर के लिए कितने लोग पीछे हो जाते हैं। अगर एक अंक आपका कम आ गया तो कम से कम 5000 लोग आगे चल जाएंगे आपसे, यानी आप 5000 लोगों से पीछे हो जाइएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के ही क्वेश्चन से आपका रिजल्ट बनता है। तो इन सब बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके। एक रेलगाड़ी जो नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को क्रमशः 4 घंटे और 4.2 सेकेंड में पार करती है। 4 सेकेंड और 4.2 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। मैं इसको भी गारंटी के साथ कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको 40 से 45% लोग बना पाएगा। नहीं तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, देखिएगा। जो हमारे वीडियो पहले ही देख चुके होंगे वो तो कर ही देंगे, लेकिन जो नहीं देखे होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बहुत कम लोग कर पाएंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कुछ मान लीजिए, यहाँ से एल मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसको एल मान लेते हैं। ओके, रेलगाड़ी की लंबाई को हमने एल मान लिया, ठीक है। और इसकी चाल को हम एक्स मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल है उसको हम एक्स मान लेते हैं। चलिए, ये बात समझ गए। तो एल जो कि दूरी है, अगर वह किसी भी इंसान को पार करेगी तो रेल जो है, क्योंकि रेल लंबी होती है और व्यक्ति की जो लंबाई होती है वह 0 मानी जाती है प्रायः,
0 मानी जाती है। तो यही दूरी के बराबर भी है। तो यहाँ पर आप दूरी बराबर फार्मूला लगा सकते हैं, d बराबर एस टी। तो चलिए लगाते हैं d बराबर एस टी। आप कैसे लगाएंगे समझिएगा थोड़ा सा। दूरी l हमने माना, s स्पीड, रिलेटिव स्पीड मानेंगे, सापेक्ष गति, क्योंकि एक रेलगाड़ी भी चलेगी और व्यक्ति भी चलेगा, तो यहाँ पर सापेक्ष गति हम लगाएंगे, है कि नहीं। और यहाँ पर कह रहा है समान दिशा में चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है। चलिए थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करें। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 4.5 किलोमीटर में दिया है और ये सेकेंड में देखिए, ये SI यूनिट में है, तो इसको भी आप SI यूनिट में बदल दीजिए, यानी इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। तो 4.5 किलोमीटर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ से उड़ा सकते हैं पॉइंट। तो ये 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी 5/4 कितना हो जाएगा, 5/4। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैसे लगा सकते हैं समझिएगा। रेल की चाल कितनी हमने माना, x, और एक ही दिशा में समान दिशा में जा रहा है, तो -5/4 ये आपका स्पीड है, गुना टाइम कितना ले रहा है पहला व्यक्ति, 4 सेकेंड। इसको इक्वेशन कुछ देर के लिए 1 मानते हैं, या तो इसको और सोल्व करके तब मानते हैं 1। चलिए इसको और सोल्व करते हैं। तो 4 गुना x कीजिएगा तो 4x, माइनस 4 गुना 5/4 कीजिएगा तो 5। सोल्व करके देखिए ये 4 कट जाएगा तो -5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। दूसरा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी जो चलेगा वह रेल की ही लंबाई को पार करेगा, है कि नहीं, रेल की ही लंबाई को ना पार करेगा। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशन लगाएंगे, x माइनस ये भी आपका 6 किलोमीटर जो प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो 6 गुना 5/18, तो ये 5/3 आ गया। कितना आ गया, 5/3। और ये कितने सेकंड में जा रहे हैं, 4.2 सेकंड में हो गया स्पीड। ये स्पीड, ये टाइम। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये 4.2x माइनस 5, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 5/3 गुना 4.2। तो इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6 7 7 आ गया। कितना आ गया, 7। यानी 5/3 को 4.2 से गुना कीजिएगा तो ये 7 आ गया। तो ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों एल ही हैं, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर कर देते हैं, यानी 4x माइनस 5 बराबर 4.2x माइनस 7। ये हो गया, है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि प्रॉपर आ जाए इसमें। चलिए ओके। तो यहाँ से ये 4x माइनस 4.2x बराबर -7, माइनस इधर से उठ के जाएगा तो ये प्लस में 5। तो इधर सोल्व कीजिएगा तो -0.2x, इधर सोल्व कीजिएगा तो -2। तो यहाँ से ये माइनस माइनस ख़त्म और इससे कटाइएगा तो x बराबर कितना आकर निकल कर आएगा, 10। x बराबर कितना आया, 10। अब पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। x ही तो हमने चाल माना था ट्रेन का, है कि नहीं। x निकल गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 10 को 18/5 से गुना कर दीजिए। हालांकि इसको हम चेंज करने के लिए और भी शॉर्टकट तरीका हम बताए थे, लेकिन अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो लंबी भी हो सकता है, तो उसका और वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा। ये 2 18 दूनी 36 मीटर पर सेकेंड ये आंसर है। 36 किलोमीटर पर घंटा, ये मीटर प्रति, सॉरी दोस्त, यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड में निकला ना, क्योंकि ये सारे के सारे सभी को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए थे ना, मीटर सेकंड
मीटर और सेकंड में ये सब यूनिट बदलाया हुआ था। तो ये मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5, तो ये किलोमीटर में ही आ जाएगा। ओके, किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया आपका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष इंजीनियरिंग और रॉकेट प्रौद्योगिकी ने किसके नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये 2017 का करंट अफेयर है, लेकिन उस समय वह विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। लेकिन ये जो अभी एस सोमनाथ है वह इसरो का है। किसका है? इसरो का। और विक्रम साराभाई का जो है शायद उन्नी कृष्णन है, एस उन्नी कृष्णन, एस उन्नी कृष्णन है। अभी वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का जो है निर्देशक वह है एस उन्नी कृष्णन। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसरो का भी कौन है और विक्रम साराभाई का भी कौन है। यहाँ से ये दो चीज़ तो आपका करंट अफेयर तो कम से कम बना है कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करंट अफेयर होगा जिसका कोई मायने ही नहीं रहेगा तो उसको क्या कराऊंगा। एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही समान सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन कीजिए। तो एल्केन का समान सूत्र बिल्कुल यही होता है, CnH2n+2 होता है। एल्किन का समान सूत्र ये नहीं होता है, यहाँ पर +1 नहीं होगा, सिर्फ इतना सा होगा, तो इसका मतलब ये गलत है और गलत सूत्र का ही चयन करने के लिए बोला है। उसके बाद एल्काइन का ही ये होता है, एल्काइन वाला, तो ये दोनों सही है, तो यहाँ पर ये दोनों भी सही है, ये गलत है, बाकी बाद ये सब सही, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। गलत ही हमसे पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। बाकी बात आप लोग इन टॉपिक पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है रेलवे। दिए गए वक्तव्य को पढ़ें, इसको पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पढ़िए। प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। ठीक है, तो कार्यवाही का यानी कुछ किया जा सकता है क्या? तो सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए। हाँ, करवाई जाए, ये संभव है, क्योंकि भाई आपने गलत प्रश्न किया है तो स्टूडेंट क्या करेगा, तो आपकी गलती है, तो आप दोबारा करवाइए। गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए आप दोबारा एग्जाम नहीं कराते हैं तो आप उसको रियायती अंक दीजिए, नॉर्मलाइजेशन कीजिए। जैसे अभी भी नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं रेलवे एग्जाम में, जैसे कि मान लीजिए कि कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, कई चरणों में एग्जाम होते हैं, तो किसी चरण में हार्ड पूछ दिया जाता है तो किसी चरण में बिल्कुल नॉर्मल, तो उन सबको क्या कर दिया जाता है, एक में मिला के नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है कि जिसका हार्ड शिफ्ट है उसमें 2-4 नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो वही बात किया जाता है कि नहीं। या तो जिसको हार्ड पूछा है वो ये भी तो कह सकता है कि ना आपने हार्ड पूछा और दूसरे को नॉर्मल पूछा है तो आप फिर से मेरा एग्जाम कराइए, है कि नहीं। तो दोनों बात सही हो सकती है, या तो एक अनुसरण करेगी या तो दो अनुसरण करेगी। ओके नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, आप लोग से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, दोस्त भाई, कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो इसके वजह से मैं और भी चाहूँ तो और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और भी जैसे मान लीजिए अब टोटल ये 29 शिफ्ट में हुआ था, टोटल एग्ज़ाम जो एलपी का हुआ था शिफ्ट 1 वह 29 शिफ्ट में हुआ था, 29 शिफ्ट में। ओके, तो 29 शिफ्ट में जो हुआ तो इसमें तो मैथ भी पूछा गया होगा, तो इसका सिर्फ मैथ का भी वीडियो बन सकता है ना, कि मैं आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा कि सिर्फ मैथ का, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेपर ही बचा हुआ है,
मेरे मुश्किल से 4 पेपर बचे हुए हैं, बाकी बाद जितने भी पेपर हैं सभी पेपर हमने करा दिया है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं सिर्फ मैथ का भी 2900 पेपर का सिर्फ मैथ का वीडियो बना कर दे दूंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो सिर्फ रीजनिंग का 2900 पेपर का वीडियो बना कर दे दूंगा। तो लेकिन प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा तभी तो, जो भी अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट कीजिएगा तभी तो, अन्यथा हम क्या जान पाएंगे कि आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो तो आप ही बता सकते हैं प्रॉपर, है कि नहीं जी। तो इसलिए आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं, अगर आप उसकी सराहना नहीं कीजिएगा, आप उस पर कोई फीडबैक नहीं दीजिएगा, तो हमें लगेगा कि बनाना व्यर्थ है, जो हम कर रहे हैं उसका वो करना व्यर्थ है, तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि जैसी इच्छा, है कि नहीं। तो आप क्या चाहते हैं आप अपना कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। ओके, चलिए इसको कीजिए। देखिए दोस्त, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह समझा सकूँ, लेकिन समय की अभाव होने की वजह से थोड़ा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कटौती हो जा रही हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन अगर बोलिएगा कि नहीं किसी क्वेश्चन का पार्टिकुलर इस टाइप का हमको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उस टाइप में फिर उसे मैं बेसिक से समझा कर बता दूंगा कि हाँ इस टाइप का ये क्वेश्चन, इस टाइप का जिसे कराया उसको बेसिक से समझा दिया जाए, तो मैं उस तरह करा सकता हूँ। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करनी होगी, है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी। एक दर्पण है और वह है अवतल दर्पण। कुछ इसी प्रकार से ना अवतल दर्पण बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। तो इसमें से एक लाइन गुजरती है जिसको प्रिंसिपल लाइन या मुख्य अक्ष कहते हैं, है कि नहीं। ये आपका कोई पॉइंट होता है जिसको पोल कहते हैं, यानी हिंदी में बोला जाए तो ध्रुव ये कहते हैं। इससे कुछ दूरी पर जो होता है फोकस होता है, और इसकी जो त्रिज्या होती है, यानी इस गोलीय भाग की जो त्रिज्या होती है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी सेंटर होता है त्रिज्या जिसको कहते हैं। तो इतनी बात अगर जान लिए तो अब आप थोड़ा सा एक रूल भी समझिए। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर ये दर्पण के इस साइड में कोई सा भी मान हो वह माइनस में लेना है, अगर इधर कोई भी मान हो वह प्लस में लेना है। ध्रुव से पॉइंट, इस पॉइंट से इधर जो भी मान होगा उसको माइनस में लेना है, इधर जो भी मान होगा वो प्लस में लेना होगा। तो इतनी बात अगर समझ चुके हैं तो अब हमें दिया है फोकस दूरी जो कि बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, और प्रश्न को करने के लिए साइन कन्वेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप बताइए कि 20 सेंटीमीटर किस में ले, माइनस में ले या प्लस में ले। तो आपका जवाब होना चाहिए तो इधर है भाई फोकस, है कि नहीं। फोकस इधर है तो इसको माइनस में लीजिए। फिर है यहाँ पर वस्तु की दूरी जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और u जब भी वस्तु रखते हैं तो दर्पण के सामने रखते हैं, यानी इधर ही रखेंगे वस्तु। तो ये भी किधर है, वस्तु की दूरी भी किधर है, वो भी है माइनस के। हमेशा एक बात आप ध्यान में रखिएगा, चाहे दर्पण रहे, लेंस रहे, चाहे उत्तल रहे, अवतल रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वस्तु की दूरी को हमेशा आप निगेटिव ही लीजिएगा। साइन कन्वेंशन करें या ना करें फिर भी आपको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि वस्तु जब भी रखिएगा तो आप दर्पण के सामने रखिएगा, और दर्पण के सामने हमेशा नेगेटिव होता है। बात समझ रहे हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हमें प्रतिबिंब की दूरी पूछ रही है, यानी भी हमसे पूछ रहा है, भी हमें निकालनी है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, यानी मिरर फार्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही तो होता है दर्पण फार्मूला, है कि नहीं। तो बस यहाँ पर मान को पुट कीजिए, आप आंसर लाइए। 1/v हमें निकालनी है, 1/u, u का मान मैंने 30 दिया है। ओके, यहाँ पर प्लस होनी चाहिए, ओके यहाँ पर प्लस होनी चाहिए, और यहाँ फिर 1/f, f -20 है। इसको और ज़्यादा सोल्व कीजिएगा तो ये 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/-20, और ये माइनस में तो इधर प्लस 1/f
30, यही ना। अब आप सोचिएगा कैसे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और माइनस इधर जाकर प्लस हो गया, बात समझ रहे हैं, प्लस हो गया। तो बस इसको सोल्व करते जाइए, आपका आंसर तक आराम से पहुंच पाइएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना, 60। 60 को 20 से भाग दीजिएगा तो कितना, 3, और माइनस है तो -3, प्लस 30 से 60 को भाग दीजिएगा 2, 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2, तो 1/v बराबर यहाँ से आपका कितना निकल कर आ जाएगा, -1/60। बस उल्टा दीजिए तो v बराबर क्या आएगा, -60 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की दूरी जो निकला वह 60 सेंटीमीटर निकला। अब सोचिएगा कि यहाँ पर माइनस काहे न दिया भाई। ये माइनस जो आया है वह साइन कन्वेंशन के थ्रू आया है। और आपको एक चीज याद रखनी होगी कि किसी भी दूरी को हम माइनस में नहीं लेते हैं। आप किसी भी दूरी को माइनस में मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं कि कोई लाठी -30 सेंटीमीटर का है, कोई पेन -40 सेंटीमीटर का है, कह सकते हैं? नहीं ना। जब भी कहिएगा तो कोई भी दूरी हो उसको आप प्लस में ही बताते हैं। भले ये साइन कन्वेंशन के अनुसार ये माइनस आया, लेकिन दूरी लेना है प्लस में। अगर ऑप्शन दे देता माइनस में तब तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन नहीं दिया है तो फिर भी आंसर 60 ही होगा। ओके, नेक्स्ट। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, कौन सी गैस निकलती है, यानी निर्मुक्त होती, तो वो क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को रटा होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या तो कहीं ऑफलाइन टेस्ट लगाते होंगे वहाँ, या ऑनलाइन टेस्ट लगाते होंगे तो वहाँ मिलता होगा। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट को याद हो जाता है टिप पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि दिखाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने से बने चित्र को दर्शाए। मान लीजिए यहाँ से मोड़ दिए, इसको इधर पलटा दिए, तो ये कैसा फिगर, तो ये वाला फिगर इस जगह उलट कर आ जाएगा, है कि नहीं। ये वाला फिगर इस जगह उलट कर आ जाएगा। तो इस तरह का फिगर किस जगह पर है, इधर को नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर फिगर कहाँ है, यहाँ है। तो यही मेरा राइट आंसर है। ओके, क्योंकि ऑप्शन सी कहीं ना कहीं होगा। ओके, हालांकि दोस्त आप लोग को तो देख रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी आप मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो मात्र 1 महीने का है। हालांकि मेरा चैनल आप देखिएगा तो ये मेरा चैनल 2014 का है, लेकिन जब मैं 2014 में कुछ वीडियो डाला फिर लगा कि नहीं, अभी नहीं करनी चाहिए हमें ये सब, क्योंकि दुनिया प्रूफ खोजती है। जब आप जब तक कुछ नहीं करिएगा तब तक आपकी बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैंने कंटिन्यू पहले शुरुआत के 2 साल ऐसे ही गुजार दिया खेलकूद में, यानी कहने का मतलब 10th पास होने के बाद खेलकूद में गुजार दिया, इंटर करने में, ITI करने में। फिर मैंने यानी 18 से लेकर मैं सीरियस हो गया कि अभी हम तैयारी करनी है और हमें रिजल्ट बनाना है। तो मैंने तैयारी किया और रिजल्ट भी बनाया। फिर मैंने सोचा चलिए अब जो है अब यूट्यूब की जर्नी शुरू किया जाए। तो मैं ये जो हमारे वीडियो देखते होंगे 2 से 3 महीने के बीच का वीडियो होगा, जितने भी वीडियो होगा 2 से 3 महीने के बीच का वीडियो होगा। इतने ही दिन में आप लोग जो सपोर्ट किए, जितने भी सब्सक्राइबर है, बस इतने सा दिन में। उससे पहले मात्र 10-15 सब्सक्राइबर थे। तो और उस समय यूट्यूब का कुछ रूल भी होता है, जब तक आप पूरी तरह से नहीं कीजिएगा तो आपका जो है वीडियो दूसरे तक नहीं पहुंचाते हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। आप भी जो अगर पहली बार आए होंगे, कहीं ना कहीं हमारी वीडियो जो है और सब ने देखा होगा, उसके बाद जो यूट्यूब दूसरे तक भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहना पड़ता है यूट्यूब पर। इसीलिए तो दोस्त अब आप हमें भी सपोर्ट करना शुरू कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप टाइम जो दूसरे जगह व्यस्त करते हैं,
आप यहाँ पर कुछ टाइम देकर देखिए, आपको प्रॉफिट नहीं मिला तब कहिएगा कि नहीं मैंने गलत जगह समय व्यतीत किया। शॉर्ट पे जो समय व्यतीत करते हैं, फेसबुक पर जो समय व्यतीत करते हैं या इंस्टाग्राम पर, उस टाइम में थोड़ा कुछ कर लीजिए। आप समझते हैं? तो इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, ज़रूर आप करिए, देखिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। भरोसा रखिए मंडल जी पर। ओके। और कुछ दोस्त जो हैं कमेंट किया कि आपके चैनल को हम सर्च कैसे करें। तो आप लोग हमें मंडल जी के नाम से सर्च कर सकते हैं, मंडल जी, ये MANDAL मंडल जी। या तो आप स्टडी, अगर मंडल जी से नहीं आए तो स्टडी ONS बाय मंडल जी लिखकर सर्च कर सकते हैं, या कोई टॉपिक दे सकते हैं, उससे भी मेरा चैनल आपको शो हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्त, अभी मेरी चैनल उतनी भी ग्रो नहीं हुई है, उतनी भी रैंक में नहीं आई है कि जो कि आप एक वर्ड डालिएगा तो आ जाएगा, नहीं हुई उतनी। उतना करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट करनी होगी। तो बाकी बात आपकी इच्छा। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है, एक्स मेरी माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। एक्स के बारे में वाई कहता है, एक्स मेरी माता, यानी वाई कहता है कि वाई की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी इकलौते पुत्र यही है और इसकी पुत्री है कौन? एक्स। एक्स यही तो कह रहा है, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि वाई कहता है एक्स मेरी माता, यानी वाई की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो वाई की माता एक्स से किस प्रकार संबंधित है? यानी इसकी जो ये माँ है, एक्स का कौन लगेगा? यानी आपकी मम्मी का मम्मी कौन लगेगा? तो या तो अच्छा ये प्लस है, यानी पुरुष है। क्या है? पुरुष है। एक्स की नहीं, पुरुष तो नहीं है, हालांकि परनानी तो नहीं लगेगी। परनानी हो जाता है इसकी भी मम्मी, जो हो गया परनानी हो जाता है। दादी या नानी हो सकती है, दादी या नानी हो सकती है। क्या बात को समझ रहे? फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा, हालांकि हो सकता है बाहर ही बाहर निकल गया। वाई कहता है, एक्स को यहां पर छिपाइए, मेरी माता की इकलौती पुत्री की पुत्री। वाई कहता है कि वाई की जो माँ है, माँ के जो इकलौते माता के इकलौते पुत्र, हाँ ये पुत्र की पुत्री एक्स है। बात समझ रहे हैं? तब एक्स की माता तो ये तो पिता हो गया ना। एक्स की माता एक्स से किस प्रकार वाई की माता, अच्छा वाई की माता एक्स से किस प्रकार, इसका कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर कह रहा वाई की माता, यानी इसकी माता एक्स का कौन लगेगा? यानी पापा का मम्मी कौन लगेगा? दादी। आपके पिता का मम्मी कौन लगेगा? दादी। परफेक्ट आंसर है कि नहीं? इस सबको ध्यान से पढ़िएगा तो एक डायग्राम में आपका आंसर है। बात समझ रहे हैं? ओके। नेक्स्ट, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे और 2-4 मिनट में, क्योंकि हमने 32 क्वेश्चन तक करा दिए। देखिए 3 संख्याओं का माध्य 15 है। इन आंकड़ों के समुच्चय का परास 8 है, जबकि 2 सबसे न्यूनतम संख्या का अंतर 1 है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए पढ़ते जाइए और इसको लिखते जाइए। क्या कर रहा है? तीनों संख्याओं का माध्य 15 है, तो योग कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। हम सबसे छोटे इसको मान रहे हैं, उससे थोड़ा बड़ा इसको, इससे थोड़ा सबसे बड़ा जेड को मान रहे हैं। तो तीनों का योग कितना? योग बराबर क्या होता है? माध्य गुना दी गई संख्या। तो 3 संख्या है और माध्य कितना है? 15। तो 15 दिया 45 योग हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दूसरा बात कह रहा है
कि परास क्या होता है, उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाइए। तो सबसे बड़ी संख्या ये z, सबसे छोटी संख्या ये, तो इन दोनों का अंतर देखिए, यानी सबसे बड़ी संख्या z और सबसे छोटी संख्या x, इसका अंतर जो हमें दिया है 8 दिया है। परास मतलब वही होता है, यानी उच्चतम संख्या दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ओके, तो इसका बराबर ये हो गया। फिर कह रहा है कि सबसे न्यूनतम संख्या, यानी दो सबसे न्यूनतम संख्या, तो दो न्यूनतम क्या है, सबसे तो बड़ी ये है, बाकी बात तो यही दोनों न्यूनतम है ना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो हमने क्या कहा, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है, तो y माइनस एक्स का मान 1 दिया है। ओके, तो अब क्या करें, जो कि हमें ये सबसे बड़ी संख्या जो पूछ रहा है वो क्या होगा, तो हम कहते हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर इसको जोड़ दीजिएगा तो z प्लस वाई, और इसको जोड़िएगा तो माइनस 2x, इसको जोड़िएगा तो ये 9। तो हमें ये यहाँ से एक इक्वेशन ये निकला। क्या हम इस इक्वेशन को हम y प्लस जेड बराबर कुछ बना सकते हैं क्या? थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। यानी x को इधर रहने देते हैं, अब x को उस साइड लेते जाते हैं, बराबर के उस साइड, तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, y प्लस जेड बचेगा कि नहीं, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बस इस इक्वेशन में रखिए y प्लस जेड के जगह पर आप 45 माइनस एक्स रख दीजिए, 45 माइनस एक्स और माइनस का 2x बराबर 9। तो 45 माइनस एगो x माइनस 2 को x, तो माइनस 3 को x, यही ना, बराबर में 9। तो माइनस 3x बराबर 9 माइनस 45। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 36 बटे माइनस 3। ये माइनस उठकर गुना में जो भागा में ये कट गया, तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 12। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, x का मान तो हमने फाइंड कर लिया कि x का मान 12 निकल गया है। तो अब हमें पूछिए सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या, z। तो x और z का रिलेटेड कहाँ है, यहाँ है। इस इक्वेशन में आप x का मान ही रख दीजिए, तो z माइनस x का मान 12 बराबर 8। तो z बराबर यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा, 8 प्लस 12 यानी 20। और सबसे बड़ी संख्या हमने कहा कि 20 z है, तो z का मान कितना निकल गया, 20। ये आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, है कि नहीं। नेक्स्ट, मैं ऐसा नहीं है कि दोस्त सभी ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो क्वेश्चन पूछा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर में दिया गया वही सारे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कराया है इससे पहले, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करा रहा था उससे पहले मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराना चाहिए, जो कि इस समय एग्जाम भी है और कई साथियों को इससे फायदा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। बस मिलाना है, कुछ ऑप्शन होगा नीचे में, देखिए इस तरह से। तो मैं यहीं से मिला देता हूँ और लिखते चलता हूँ। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, यानी 1 के साथ डी मिल गया। ठीक, हाँ, दूसरी बात, शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा, यानी 3 का सी मिल गया। जो जानते हैं इसको करने का हम तरीका बता दें, जो जानते हैं उसको पहले लिख लीजिए, जो जानते हैं उसको लिख लीजिए। माइक्रोफोन कहीं ना कहीं ध्वनि से रिलेटेड है और ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बात। तो यानी 4 का आपका बी हो गया। बचा जो वह कहीं ना कहीं 2 का ही होगा, कहीं ना कहीं 2 का होगा और 2 का ए। अगर 2 भी आप मिला लिए ना तो आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं कर पाइएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्त। तो चलिए आप देखते हैं ऐसा कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है। चलिए
एक का डी है, एक का बी है, हटाइए, एक का डी इन तीनों में। 3 का सी, 3 का सी इसमें भी है, 3 का बी है, ये गलत, 3 का बी ये है गलत, एक ही ऑप्शन पकड़ा गया। देखिए हमने 2 ही मिलाया और आंसर हमें मिल गया, है कि नहीं। तो इसलिए इसे पूरा मिलाना भी जरूरी नहीं होता है, आप 2 भी जानते हैं तो आंसर आप कर पाइएगा इसका, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ओके, y बड़ा है 0 से क्या, ये पूछ रहा है, क्या y बड़ा है 0 से क्या। तो यहाँ पर देखिए y का कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, तो क्या हम यहाँ पर कुछ भी x का मान रख दें तो क्या हमको पता चल जाएगा कि वह बड़ा है, तो नहीं बता सकते। इसका कोई संख्यात्मक मान ही नहीं दिया है। क्या यहाँ से भी पता कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसका ना तो 1 ना ही 2, प्रश्न के लिए विकल्प ना तो 1 ना ही 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, देखिए लाइन भी भाग गया है और हमारी लैपटॉप की बैटरी भी डाउन हो रही है। कौन सी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी देखिए वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। चलिए बिजली आ गई, तो दोनों आता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला डायग्राम हमें मिलना चाहिए। वास्तविक संख्या के अंदर देखिए परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय, ये वास्तविक संख्या का डायग्राम है, ये परिमेय ये अपरिमेय, या इन दोनों में से किसी को कुछ मान सकते हैं। तो ये 2 अंक वाला जहाँ भी होगा वो आंसर होगा। चलिए ढूंढते हैं किधर है, यहाँ है ये 2 अंक वाला, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने ऊर्जा संसाधन संस्था द्वारा संवहनीय विकास नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भाई उस समय जो 2017 में था, 2017-18 में हुआ, पवन चामलिंग था। लेकिन अभी जो है आपका प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और वहाँ का जो गवर्नर है वो आपका हो जाएगा गंगा प्रसाद। ये दोनों बात याद रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का कराने का यही मकसद था कि अभी के बारे में मैं बता सकूं इसका। तो ये टोटल मैंने 25 क्वेश्चंस कराया। तो आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, आपका इस सेशन के बारे में क्या फीडबैक रहा। ओके, तो हालांकि मैंने देखिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है। अभी लगभग 1.5 घंटा का तो आपका वीडियो ही हो गया, फिर कम से कम आधा घंटा तो एडिटिंग में लगेगा, आधा घंटा एडिटिंग करने में लगेगा, उसके बाद फिर अपलोड करूँगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, अभी तो 5G अनलिमिटेड है, तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि नेट की उतनी कमी नहीं हो रही है। लेकिन जिस दिन 5G अनलिमिटेड ख़त्म हो गया तो फिर हमें या तो ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ जाएगा या कुछ और व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए मेरा चैनल से कुछ नहीं बेस बनता है तो क्या मैं इस पर टाइम इन्वेस्ट करूँगा कभी? क्या नहीं करूँगा दोस्त। तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हाँ मैं आपको इस तरह के टॉपिक और भी दूँ, तो प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे कि अगर मान लीजिए कल दिन अगर अनलिमिटेड ख़त्म भी हो गया तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकूं। क्योंकि दोस्त इतना मेहनत करके अपने पैकेट से लगाए, हालांकि पहले ही हम इसमें 25 से 30 हज़ार इन्वेस्ट कर चुका हूँ और ऊपर से करूँगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त, क्योंकि और जगह भी देखनी होती है और सारी चीज़ें भी करनी होती है और जगह इन्वेस्ट करना होता है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर हमें
मोटिवेट करता है और हमें आगे और भी बढ़ने का जो है मोटिवेशन देता है कि मैं आगे और करूं। और अन्यथा मान लीजिए आप सपोर्ट ही नहीं कीजिएगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, भले ही मैं कितनी भी अच्छी मेहनत करूँ वो तो आप पर डिपेंड है कि आपको कैसा लगता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हमारी इससे कुछ मदद हो रही है, हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ दोस्त एक बार सोचिएगा ज़रूर। तो आगे क्या बोलूँ, मौके बाद आप समझदार हो और समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, आप सपोर्ट करें, उम्मीद करते हैं कि कीजिएगा। आगे बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।